हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम कंप्लीट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स एवं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ साथ नोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स परमाणु कक्षक और नोड के बारे में। तो बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल हैं क्या, जैसे कि आपने पीछे पढ़ रखा है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर के क्षेत्रों पर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन उन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। तो उस आधार पर हम वहां पर परमाणु कक्षक और नोड को पहचानते हैं। मीन्स जैसे कि ये हमारा एक परमाणु का नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों ओर अगर हम ये देखें कि इस क्षेत्र में, नाभिक के इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संभावना है वो अधिक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो अधिक है। लेकिन इसके कुछ आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आगे के क्षेत्र पे हमें फिर से कुछ दूर चलने पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या क्षेत्र अधिक मिल रहा है। लेकिन बीच में आप अगर आज देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व की वैल्यू कम हो रही है। मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इन क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मेघ आपको अधिक डार्क दिख रहा है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर परमाणु नाभिक के चारों ओर आपको इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक दिखाई देती हो, वहाँ पर उन क्षेत्रों को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक। और वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, अर्थात इस क्षेत्र पे आप देख रहे हो बीच में जो रिक्त दिख रहा है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है, उन क्षेत्रों को हम वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती हो, उसको हम नोड बोलते हैं। तो बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नोड्स अलग अलग क्या हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारी जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो वो कौन सी हैं, तो पहली होती है हमारी एस मीन शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड चौथी होती है हमारी एफ फंडामेंटल। मीन्स एस पी डी एफ, ये हमारी 4 जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनको हमने किस बेस पर बांटा है बात करें तो ये हमारी स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइड की गई हैं, ठीक है। मीन्स इनको हम स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर अलग अलग बांटे हुए हैं। अब बात करें एस ऑर्बिटल की, तो वह परमाणु ऑर्बिटल जिसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, उस परमाणु ऑर्बिटल को हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। और एस ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है, 2। मतलब आप एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड कर सकते हो, 2। अब बात करें पी की, तो पी ऑर्बिटल जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन ये बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो पी परमाणु ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की होती है, या कहें डमरू के आकार की। तो अगर हम उन आकृतियों को बनाकर देखें तो चूंकि ये पी ऑर्बिटल जो होती है दिशात्मक प्रकृति की होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती एस ऑर्बिटल में। लेकिन पी ऑर्बिटल जो है, डी है, एफ है, ये हमारी दिशात्मक होती हैं। तो उसमें से जैसे कि पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल हमारी, ये हमने डंबल शेप्ड अगर बात करें तो ये डंबल हमने एक बनाया, और ये हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, और अगर एक और अच्छे यहाँ पर 3D रूप में रख दूँ तो जेड। तो ये किस अक्ष पर आरोपित है, एक्स पर। तो ये पहली जो हमारी कक्षक होती है वो पी एक्स से कहलाती है, पी ऑर्बिटल में से पहली पी एक्स से कहलाती है। दूसरी जो वाई पर आरोपित होगी, मीन्स कुछ ये हमारी ये वाली वाई पर आरोपित आपको दिख रही है, ठीक। तो ये वाली क्या कहलाएगी, पी वाई, ठीक। इसी प्रकार अगर हम तीसरी की बात करें
तो तीसरी वाली हमारी किस अक्ष पर आरोपित होगी? जेड पर। ये देखिए, ये हो गई एक्स वाई जेड। तो ये जेड पर आरोपित है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? जेड। तो इस प्रकार हमारी जो है पी जो कक्षकें हैं या पी ऑर्बिटल होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीनों ही समान ऊर्जा वाली होती हैं और उसके साथ साथ दिशात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। और इन प्रत्येक कक्षकों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर होते हैं तीनों में मिलाकर। अब इसके बाद बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो आकृति में द्विडंबलाकार होती हैं, या कह सकते हैं डबल डंबल शेप्ड की। तो उनको देखिए वो कैसी होती हैं। तो अगर डी को बात करें तो डी हमारी 5 प्रकार की होती हैं। तो 5 में से जो पहली होती है वो होती है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इनको अगर हम बनाकर देखें तो देखिए कैसे बनाते हैं इनको। एक्स जेड कुछ इस तरीके से हमारी ये पहली हो गई डी एक्स वाई। ये कक्षकें भी आपस में समान ऊर्जा की होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली देखते हैं। जैसे कि ये हमने अगले अक्ष ले लिए एक्स जेड, यहाँ पर वाई था, सॉरी, डी एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स और जेड पर कुछ इस तरीके से ये आरोपित हो गई। ये बन गई हमारी डी एक्स जेड। इसके बाद तीसरी हमारी आती है डी वाई जेड। तो ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लोब हैं हमारे वो डबल आ रहे हैं, जबकि पी एक्स पी वाई पी जेड में एक ही लोब था, तो इसलिए इसे डबल डम्बल शेप कहते हैं। ठीक है, द्विडम्बलाकार। तो ये वाली हो गई हमारी डी वाई जेड। और इसके बाद बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो एक्स और वाई, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लोब इन अक्षों पर इस बार आरोपित रहते हैं। तो ये वाली जिसमें दोनों अक्षों पर आरोपित दिखाई दे तो वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहलाती है। और बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर कक्षक में जो दोनों ही हमारे लोब होंगे वो एक पर ही आरोपित रहते हैं। मीन्स जैसे कि पहला लोब ये बन गया, अब इस पहले लोब में ही हमारा दूसरा लोब कुछ इस तरीके से उपस्थित रहता है, तो इसे कहते हैं डी जेड स्क्वायर। चूंकि इसमें दोनों ही लोब एक ही अक्ष पर थे और वो भी जेड पर, तो जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर इस तरीके से बनाई जाती है। लेकिन आप इसके साथ साथ इसकी आकृति कुछ इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे कि ये बनाई हमने पहली, और इसके बाद उसको हम रिंग करके कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस डी जेड स्क्वायर कक्षक को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, अगर इतना भाग में ढक लेता हूँ तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखती है। तो अक्सर ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल में से कौन सी बेबी निपल शेप्ड स्ट्रक्चर की प्रदर्शित होती है, मतलब इन पांचों कक्षकों में से किसकी आकृति बेबी निपल जैसी होती है। तो डी जेड स्क्वायर कक्षक की हमारी आकृति बेबी निपल्ड शेप्ड होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल वह परमाणु ऑर्बिटल हैं जिनकी आकृति द्विडंबलाकार होती है और ये क्रमशः 5 होती हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। प्रत्येक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10। ठीक,
अब बात करते हैं एफ परमाणु ऑर्बिटल की। तो एफ परमाणु ऑर्बिटल जो होती हैं वो आकृति में अधिक जटिल होती हैं और उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, मतलब वो त्रिविमीय रूप में ही प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसलिए उनको हम जटिल पुकारते हैं। मीन्स ऐसी परमाणु कक्षकें या एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी आकृति जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है उनको हम एफ ऑर्बिटल कहते हैं। अब एफ ऑर्बिटल होती कितनी प्रकार की हैं, तो वो देखिए एफ परमाणु ऑर्बिटल जो है हमारी वो 7 प्रकार की होती हैं। ठीक, एस कितनी थी, एस परमाणु ऑर्बिटल केवल एक ही प्रकार की होती है। एस पी कितनी थी, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी अभी हमने पढ़ी 5 प्रकार की। अब बारी है हमारी एफ ऑर्बिटल की, तो एफ हमारी होती है 7 प्रकार की। ठीक है, तो 7 में से देखो कौन सी कैसी होती हैं, मैं उनके आपको नाम बनाकर दिखा देता हूं। जैसे कि ये हमारी 7 कक्षकें मैंने बना दी। मैंने जैसे कहा कि इनकी आकृति कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है, तो हम इस बोर्ड पर उनको प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि इस बोर्ड पर जो भी प्रदर्शित होगा वो 2 डायमेंशन होगा, तो आपको वो 3 डायमेंशन में ही प्रदर्शित होंगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। अब इन 7 कक्षकों में से 7 के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो जो पहली होती है हमारी एफ एक्स, या फिर जेड ले लेते हैं शुरुआत से, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। दूसरी की बात करें तो एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरी एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चौथी हमारी जो होगी एफ एक्स वाई जेड। 5वीं एफ जेड क्यूब, एफ वाई क्यूब और एफ एक्स क्यूब। इस तरीके से हमारी जो एफ परमाणु ऑर्बिटल होती हैं वो निम्न 7 प्रकार की होती हैं। एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड, सॉरी यहाँ पर जेड लिख गया है, यहाँ पर एक्स है, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ वाई क्यूब एंड एफ एक्स क्यूब। याद कैसे करोगे, तो याद करना बहुत आसान है। आप उल्टी एक्स वाई जेड कक्षकों को लिखना शुरू करोगे, तो जेड लिखी तो उसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई लिखी तो वाई के बाद आता है जेड, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई के बाद यहाँ पर पीछे चलें तो एक्स ले ली हमने, एफ एक्स, फिर एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी आएगी, वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और इसके बाद एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ वाई क्यूब और एफ एक्स क्यूब। इस प्रकार से हम तीनों जो है कक्षकें ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल चारों प्रकार की कंप्लीट। अब चारों प्रकार की एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से हम जो है क्रमशः 2, 6, 10 और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आप फील्ड कर सकते हो, 14। ठीक, अगर हम इन 7 को देखें बारी बारी से तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14। तो इस प्रकार एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब चूंकि प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब समान ऊर्जा वाली होती हैं तो वो समान ऊर्जा वाली कक्षकें हमेशा क्या कहलाती हैं, पेपर में एक क्वेश्चन आपके ये भी आता है। तो अगला हम टॉपिक इसी पर एटॉमिक ऑर्बिटल पे बात करने जा रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। मीन्स समभ्रष्ट या अपभ्रष्ट कक्षकें किन्हें कहते हैं। पेपर पे एक क्वेश्चन आता है आपके, अपभ्रष्ट कक्षकें किन्हें कहा जाता है, या इंग्लिश में बोलें इसी को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। ठीक, तो याद रखना है कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब वह कक्षकें जो आपस में ऊर्जा में समान प्रकार की होती हैं तो वो कक्षकें
अपभ्रष्ट या डीजेनरेट कक्षकें कहलाती हैं। तो जैसे आपने अभी px, py, pz पढ़ी, वो आपस में समान ऊर्जा की ही थी, तो वो आपस में सम अपभ्रष्ट कक्षकें कहलाएंगी। इसी प्रकार उसके बाद डी वाली हमने पढ़ी, dx y, dy z, dx z, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इत्यादि। तो वो पांचों भी आपस में एक दूसरे से क्या थी, समान ऊर्जा वाली। तो वह परमाणु कक्षकें जो आपस में समान ऊर्जा वाली होती हैं, उन कक्षकों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक था आज का, वो है नोड्स। तो जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि नोड क्या होते हैं, तो जैसे कि आपने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, तो उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसके विपरीत परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य हो, तो उस क्षेत्र को हम नोड कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है कि ये एटॉमिक हमारा जैसे कोई एटम है, तो उसमें से ये हो गई न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस क्षेत्र में पहले देखा हमने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम दिख रही है, लेकिन उसके बाद इस एरिया में आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नोड। लेकिन उसके बाद फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना फिर से अधिकतम दिख रही है, तो इन क्षेत्रों को हम कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन इसको क्या कहेंगे, नोड। इसी प्रकार आगे भी। अब नोड की बात करें कि नोड कितने प्रकार के होते हैं, तो नोड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है त्रिज्य नोड, रेडियल, एक होता है एंगुलर, या हिंदी में बोलें तो कोड़ी, मीन्स त्रिज्य नोड, और दूसरा होता है कोणीय नोड। तो पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि निम्न में से निम्न उपकोष के लिए त्रिज्य व कोणीय नोड बताइए या कुल नोड बताइए, तो आप उस समय नोड कैसे निर्धारित करोगे। तो त्रिज्य नोड क्या होते हैं, तो किसी परमाणु ऑर्बिटल में, किसी परमाणु में उपस्थित वह नोड जिनकी संख्या n-l-1 के बराबर होती है, वो त्रिज्य नोड कहलाते हैं। ठीक है। और वह नोड जिनकी संख्या l के बराबर होती है, वो कोणीय नोड कहलाते हैं। तो मीन्स रेडियल नोड बराबर हम कह सकते हैं, हमारा फार्मूला क्या रहेगा, n-l-1 के। अब इसमें से बात करें n क्या है, तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाकर क्वांटम संख्याओं का वीडियो पढ़ सकते हो। n बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, और जो यहाँ पर l आ रहा है वो क्या है, तो वो है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बात करें एंगुलर नोड बराबर, तो एंगुलर नोडों की संख्या जो होती है वो l मीन्स दिगंशी क्वांटम संख्या के मान के बराबर होती है। तो बात करें इन कोणीय नोडों की, जो त्रिज्य और कोणीय नोड हैं, अगर इनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है, या फिर पेपर में आपसे टोटल नोड पूछने लगा कि कुल नोड बताइए, तो कुल नोड निकालने हैं, तो टोटल नोड निकालने के लिए कुछ नहीं, आप जो है क्या करेंगे, त्रिज्य नोड को कोणीय नोड से ऐड कर देंगे, मीन्स रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड के लिए मैंने फार्मूला बोला आपसे, तो इसको शॉर्ट में लिख लें, टोटल नोड बराबर n-l-1 प्लस l के। तो आप देख रहे हो, अगर ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं तो माइनस का l प्लस का l कैंसिल, तो टोटल नोड यहाँ पर क्या बचा, n-1 के। ठीक है। तो अगर आपसे टोटल नोड पूछता है तो आप सीधे n-1 करके ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे रेडियल नोड और एंगुलर नोड अलग अलग पूछता है तो आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो। तो भाई एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 1s सब सेल में नोड की नंबर बताइए, मीन्स नोडों की संख्या बताइए।
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 1s में से सबसे पहले आप इसकी तुलना n और l से करा दो, मीन्स 1s बराबर nl के, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है 1। और एक चीज़, ये s की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि जो हमारे सब सेल होते हैं S P D F, उनके लिए जो ये क्या है हमारे सब सेल, और सब सेल S P D F के लिए L की जो वैल्यू होती है वो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर जो सब सेल दिया उसकी L की वैल्यू आपको इस प्रकार से ले लेनी है। तो ये वाली वैल्यू हो गई L की। तो यहाँ पर N का मान हमको मिल गया 1 और L का मान मिल गया S, तो S के लिए वैल्यू है 0। अब आपसे कुल नोडों की संख्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो कुल नोड के लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि टोटल नोड बराबर n-1, सीधे आप कर सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 1 माइनस किया 1, तो टोटल बचा क्या 0। अर्थात 1s उपकोष में एक भी नोड पाए नहीं जाते हैं। ये पेपर पे बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किस सब सेल पर या कक्षक पर या मतलब नोडों की संख्या शून्य होगी या उसमें नोड नहीं पाए जाते। तो एक इकलौती कक्षक है हमारी या उपकोष है 1s जिसमें एक भी नोड नहीं पाए जाते। इसके आगे जितनी भी आप उपकोष देखोगे सब में नोड पाए जाते हैं, लेकिन 1s ऐसी उपकोष है जिस पर नोडों की संख्या शून्य होती है। तो ये तो हो गई कुल नोडों की बात। अब इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए किसी और के लिए, जैसे कि इस बार मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमसे अलग अलग रेडियल और एंगुलर दोनों कहने लगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे कि अब हमसे कह रहा है कि 2p सब सेल के लिए रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड दोनों की संख्या बताओ, ठीक। तो कैसे करना है, तो बस फार्मूला याद रखना है। रेडियल नोड बराबर होता है हमारा क्या n माइनस एल माइनस 1 के। तो मैंने जैसे कह रखा है कि 2p की कन्वर्जन तुरंत आप करवा लो, किससे 2p बराबर nl से, ठीक। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर क्या 2 और l की वैल्यू हो गई p। तो n की वैल्यू निकल के आ गई 2 और l का मान है p, तो p के लिए होता है 1। ये हमको वैल्यू पता चल गया। अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो Rn बराबर n का मान कितना 2 और l का मान 1 माइनस 1, हल किया तो माइनस माइनस हो गए ऐड, तो माइनस माइनस के 1 1 हो गए 2, तो 2 में 2 कर गया तो 0। तो कितना बचा 0। मीन्स यहाँ पर रेडियल नोड की संख्या कितनी है 0। अब बात करें एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड के लिए हमने पढ़ा है एंगुलर नोड बराबर L के, और यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है 1। मीन्स अगर बात करें एंगुलर नोड की, तो यहाँ पर एंगुलर नोड कितने मिलने वाले हैं 1, लेकिन रेडियल नोड वहाँ पर 0 है। अब यदि 2p के लिए हम टोटल नोड की बात करें, तो जैसे कि तुमने टोटल नोड n-1 अभी पढ़ा था, तो n-1 करेंगे तो कितना बचेगा। अगर हम सूत्र के आधार पर देखें तो n-1 करते हैं तो n की वैल्यू थी 2 में माइनस किया 1, तो कितना आता है 1, अर्थात टोटल नोड है 1। तो या तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो या फिर सीधे सीधे टोटल नोड बराबर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड थे 0 और एंगुलर नोड था 1, तो टोटल 1। तो इस प्रकार से किसी भी सब सेल के लिए अगर आपसे नोड कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको फार्मूले वहाँ पर सही फिट करने हैं। तो किसी भी प्रकार की जो है सब सेल के लिए नोट्स अगर पूछा जाता है निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आज के लिए हमारी ये क्लास क्लियर होती है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, गुड बाय।